जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में अपने व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, आज हम आपको आपके क्लास 9th का लेके आए हैं रिपोर्टाज से संबंधित क्वेश्चन आंसर। रिपोर्टाज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भारतीय द्वीप हो गया, इसके बारे में हम विस्तार से फिर क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्नोत्तर जिक्र करते करते हुए बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप रिपोर्टाज को पढ़िए। इसमें आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें। बच्चों आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। तो बच्चों इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोजाना पर डे कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस की जो आपका हिंदी विषय है बच्चों, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम डे बाय डे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए बच्चों जुड़ जाइए इस चैनल से और पूरा अपना हिंदी विषय अपना कंप्लीट कीजिए, मजबूत कीजिए और अपना हिंदी विषय को लेकर जागरूक भी होइए। इसीलिए बच्चों हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब से पढ़ाना प्रारंभ किए हैं कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें हमने आपके लिए चीजों को प्रोवाइड ना किया हो। आप देखिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज गद्य साहित्य के इतिहास, ये जो हम आप गद्य साहित्य जो थ्योरी है बच्चों हम पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित आप क्वेश्चन आंसर में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ चुके हैं। कैसे? बस निरंतरता बनाते हुए। और जो भी बच्चे हमारे जुड़े हैं निरंतर पढ़ रहे हैं उनका हिंदी मजबूत हो रहा। और हमारे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं बच्चों, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज क्रम वाइज मिलेंगे। आप शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर हल कीजिए। आप अपने हिंदी विषय को लेके मजबूत हो जाएंगे, एकदम निश्चिंत हो जाइए। हिंदी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। यही हम आपको सारी चीजें याद करा देंगे बच्चों। आपके जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके जो जन्म मृत्यु हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, ये सारी चीजें हम निरंतर ऐसे अभी तो हम आप वर्तमान में गद्य साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं बच्चों उनके जिक्र कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। देखिए अब रिपोर्टाज पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने उपन्यास वगैरह पढ़ा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज ये सब पढ़ रहे हैं, डायरी। तो अब इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों और हमारे साथ जुड़िए, अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आइए चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 को, देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर रिपोर्टाज किसे कहते हैं इसको हम आज जानेंगे। तो रिपोर्टाज फ्रांसी भाषा का शब्द है। क्या है? फ्रांसी भाषा का शब्द है। इसमें किसी घटना को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जो पाठक है अर्थात पढ़ने वाला है वो मार्मिक तरह से उद्वेलित हो उठे, अर्थात उसके अंदर मर्म उठे, इच्छा जागृत हो पढ़ने की। क्या? रिपोर्टाज जागरूक हो और अविस्मरणीय बन जाए, अर्थात विस्मरणीय मतलब जो भूल जाए और अविस्मरणीय जो कभी भी ना भूले, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो रिपोर्टाज आपने समझा बच्चों की किसे कहते हैं? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसमें किसी भी घटना को प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसको पढ़ने वाला मन लगा के पढ़ सके और उसको कभी वो भूल ना सके। अब देखिए बच्चों रिपोर्टाज लेखन कब से प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता कि नाटक का लेखन कब से प्रारंभ हुआ तो आप लगाते द्विवेदी, उसे नाटक हो गया, कहानी हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा बच्चों कि रिपोर्टाज का लेखन, तो आप क्या बताएंगे? द्विवेदी युग के अंतिम चरण से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी युग, भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग, तो अंतिम चरण से। अब देखिए आगे बच्चों, देखिए बच्चों डायरी के बारे में समझ लेते हैं। डायरी क्या चीज है? जब लेखक तिथि विशेष अर्थात डेट वाइज किसी घटना को, घटित घटना को चक्र को किसी विशेष मतलब तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को ब्यौरेवार अपनी संक्षिप्त प्रक्रिया या टिप्पणी के साथ लिखता है तो यह लेखन डायरी साहित्य विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है, जाना जाता है। फिर से समझिए बच्चों, डायरी मतलब क्या आप समझते होंगे, लगभग आप लोग कुछ बच्चे बनाए भी होंगे डायरी। डायरी में आप क्या लिखते हैं? हम व्यवहारिक भाषा में समझते हैं डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारे साथ डेली घटित घटनाएं होती हैं हमारे जीवनचर्या में,
सुबह से लेके शाम तक, जो भी सुबह से लेके शाम तक कुछ घटित होती हैं, कुछ स्मरण करने वाली होती हैं कि कभी ना भुलाया जा सके, या हम किसी को नहीं बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरी के माध्यम से अपनी बातों को वहां पर लिख देते हैं। इसी को डायरी कहते हैं बच्चों। उसमें डेट वाइज चीजें लिखी रहती हैं पर डे, इसी को कहते हैं डायरी। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा पत्र साहित्य का आरंभ कब से हुआ। अभी आपने पढ़ा कि रिपोर्टाज का आरंभ कब से हुआ, तो बच्चों द्विवेदी युग के अंतिम चरण से होना प्रारंभ हुआ था रिपोर्टाज। लेकिन बच्चों यहाँ पूछ रहा पत्र साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये द्विवेदी युग में ही हुआ था, द्विवेदी युग में। अब देखिए बच्चों, पत्र साहित्य का प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो महात्मा मुंशीराम। प्रवर्तन अर्थात लिखने वाले, शुरुआत किसने किया इसका, तो ये महात्मा मुंशीराम ने किया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 136 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रमुख पत्र संग्रहों के नाम लिखिए। मतलब उस समय के जो प्रमुख पत्र संग्रह थे, अर्थात बच्चों वो चीज जिसमें बहुत सारे पत्र संग्रहित हों, इकट्ठा हों, कई पत्र। तो देखिए बच्चों, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, इसमें तमाम पत्र संग्रहित हैं इनके, ऋषि दयानंद के। द्विवेदी के पत्रावली में, पदम सिंह शर्मा के पत्र में, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम इसमें संकलित है। समझ रहे बच्चों, ये सब लेखक हैं, लिखने वाले हैं, देख लीजिए। दयानंद हो गए, द्विवेदी हो गए, पदम सिंह हो गए और पंत हो गए, ये सब बच्चों लेखक हैं, पत्र लिखने वाले। अब आइए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से समझेंगे आधुनिक काल से शुरुआत होता है। आधुनिक काल, आपका जो काल विभाजन है बच्चों, 4 काल विभाजन है। आदिकाल, उत्तर मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, फिर उत्तर पूर्व काल अर्थात भक्ति काल, फिर उत्तर मध्य काल अर्थात रीत काल बच्चों, और रीत काल के बाद आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को 4-4-5 चरणों में विभाजित किया गया, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, नई कविता, ये सारी चीजें अलग अलग भाग विभाजित हुई हैं कौन, आधुनिक काल को। तो आइए अब हम आधुनिक काल को इस बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं और जानते हैं बच्चों कि हमारे एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम इससे जागरूक हों, अवगत हों कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऐसा कब होगा बच्चों, जब आप पढ़ेंगे। आप पढ़ाई में निरंतर अपने मन को लगाइए और भी सारे कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस जूझ के सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, नहीं। सफल होने के लिए हमको पढ़ना आवश्यक है, इसलिए हमको और काम के साथ साथ जो डेली हमारा दिनचर्या है उसमें पढ़ाई को हमको अवश्य ऐड करना है, स्वयं से अवश्य पढ़ना है। तो आइए बच्चों, अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। यहाँ जनक की बात हो रही है बच्चों, आधुनिक गद्य की। तो हमने थ्योरी में आपसे अच्छे से जिक्र किया है बच्चों कि जो आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और किससे माना है, जब भारतेंद्र जी आते हैं, भारतेंद्र युग आता है। भारतेंद्र युग का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में होता है और उसी के बाद 1868 से लगभग भारतेंद्र युग प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब भारतेंद्र और उनके संबंधित सहयोगी और सारे कवि जब नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज ये सब लिखना प्रारंभ करते हैं बच्चों, तो वहीं से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य का जनक भारतेंद्र जी को माना है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, इस पेंसिल को हम अपने थोड़ा सा पतला करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं आंसर को आपके, और फिर उसके बाद सही आंसर पे टिक लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में किस भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो आधुनिक युग था उसमें कौन सी भाषा थी जिसने खड़ी बोली का स्थान ले लिया था, बताइए बच्चों। तो का है सही, या खा सही है ब्रज भाषा, या गा सही है पश्चिमी हिंदी, या फिर पूर्वी हिंदी बच्चों। तो आपका ये आंसर क्या है बच्चों, ये खा जो है ना, ब्रज भाषा ने खड़ी बोली का स्थान ले लिया था। कब, आधुनिक युग में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। भारतेंद्र की समय सीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आप जो वर्तमान में पढ़ेंगे ना बच्चों,
ये आपके कक्षा 10, 11 और 12 सारे 12 तक, और इसके आगे जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां सब काम आएगा। इसलिए इसे कभी जाया मत जाने दीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये बेकार है, क्या पढ़ें। इस आपके समझ को अभी से ही विस्तार करना होगा। अच्छे नंबर के लिए, अपनी खुद की जानकारी के लिए, अपने ज्ञान में विस्तार करने के लिए, हिंदी के प्रति जागरूकता होने के लिए, आपको जानने के लिए कि हिंदी हमारे लिए क्या है, इसका विकास कब और कैसे और किसके किसके द्वारा हुआ, किस किस युग में हुआ, किस किस युग में क्या क्या विकास हुआ। तो देखिए बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारतीय द्वीप की समय सीमा। तो सबसे पहले भारतीय द्वीप के बारे में अभी हमने भारतीय हरिश्चंद्र की जिक्र किया है कि इनका जन्म बच्चों 1850 में होता है। तो जैसे इन्होंने जन्म लिया तुरंत भारतीय द्वीप तो नहीं आ जाएगा। ये बड़े होंगे, थोड़ा ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, कुछ लिखना पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो इन्होंने नाटक, कहानी ये सब लिखना पढ़ना प्रारंभ किया, पत्र। तो बच्चों 1868 से आपका आ जाता है क्या, भारतीय द्वीप। और चलता कब तक है, 1900 तक चलता है। 1868 से 1900 तक आपका भारतीय द्वीप है, इसको याद रखिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बताइए 1804 में हुई, 1800 ईस्वी में हुई, 1810 में हुई, या फिर बच्चों 1808 में हुई। तो आप जानते हैं कि ये 1800 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1800 में कलकत्ता में हुई थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख रचना कौन सी है। खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख रचना, प्रथम की बात नहीं कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रमुख रचना कौन सी है। तो देखिए बच्चों, राजा भोज का सपना है, शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है, गोरा बादल है, जेठमल द्वारा रचित है, दुलाई वाली बंग महिला ने रचा, और इंदुमती गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। इंदुमती ये आपकी पहली हिंदी रचना है बच्चों, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रचना की बात हो रही है। देखिए प्रमुख रचना की बात हो रही, तो ये गोरा बादल है बच्चों, गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित ये प्रमुख रचना है हिंदी बोली की, खड़ी हिंदी बोली की। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पे आते हैं बच्चों। हमें विश्वास है चीजें आप समझ भी रहे हैं, और आपका प्रश्न का पैटर्न कैसा रहेगा ये भी आप समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से एक राजस्थानी गद्य रूप नहीं है, बात कर रहे हैं यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 4 आपका जो ऑप्शन है इसमें से 3 तो है, एक ही कोई ऐसा है जो नहीं है। तो देखिए बच्चों, कौन सा नहीं है, कथा नहीं है, बात नहीं है, ख्यात नहीं है, या फिर निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए देखिए बच्चों, तो ये जो आपका निबंध है ये राजस्थानी गद्य रूप का रूप नहीं है निबंध। क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर आते हैं। खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए। खड़ी बोली गद्य में जो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ की बात हो रही है बच्चों, कौन सा ग्रंथ, ग्रंथ की बात हो रही है। चलिए ग्रंथ की बात हो रही है, तो आइए देखिए समझिए कौन सा है। रानी केतकी की कहानी है, इंसाअल्लाह खान ने लिखा है, जिसको रचा है गोरख सार है, गोरखनाथ ने जिसको लिखा है, सुख सागर है जिसको सदा सुखलाल ने लिखा है, या नासिकेतोपाख्यान है जिसको सदल मिश्र ने लिखा है। तो बच्चों ये नासिकेतोपाख्यान है क्या, खड़ी बोली में गद्य में, खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम ग्रंथ की बात हो रही है बच्चों, तो सदल मिश्र के द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय द्वीप के निबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भारतीय द्वीप था उसमें जो निबंध लिखे गए उसका मेन महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही, अर्थात किस चीज को आधार मानकर इन्होंने निबंध की रचना की, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। व्यंग को आधार माना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को आधार माना, या आत्मव्यंजक को आधार माना, या फिर वैयक्तिकता को आधार माना बच्चों। तो आप जानते हैं कि इन्हीं के समय में राष्ट्रीय चेतना जागरण हुई थी, जिसको नव जागरण काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनर्जागरण काल कहा था, इस क्या कहते हैं भारतीय द्वीप को ही कहा था। यही आधार था इनका, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण फैलाना था निबंधों के माध्यम से, नाटक कहानी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों।
आप थ्योरी को अवश्य देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड हैं बच्चों, उसका लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा और आप जाके वहां पर क्लिक करके क्रम वाइज सारे वीडियो को देखिएगा बच्चों। गद्य साहित्य की कसौटी है, ऐसा किसने कहा? कि मतलब निबंध जो है गद्य साहित्य की कसौटी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा, भारतेंदु ने कहा, या फिर बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो आपकी रामचंद्र शुक्ल जो है बच्चों, इन्होंने कहा था गद्य साहित्य, निबंध को गद्य साहित्य की कसौटी माना, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, आइए समझिए। निबंध का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। भारतेंदु जी को, जॉन अर्ल को, मोनतेन को, या फिर रामचंद्र शुक्ल को? निबंध की बात हो रही है बच्चों। तो हमने जिक्र ही आपसे हमने जिक्र किया है, बार बार बताया है कि जो भारतेंदु जी हैं, इन्होंने निबंध, कहानी, नाटक की शुरुआत की थी, प्रारंभ की थी। तो प्रारंभ जो करेगा बच्चों, वही तो पिता या जनक माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जनक की बात हो रही। अगर आपको विकास की बात हो जाएगी, जैसे नाटक हो गया, नाटक का विकास किस युग में हुआ या किसके द्वारा ज्यादा हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाए, तब आप लगाएंगे छायावाद युग, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा हुआ। इसी तरह से अलग अलग चीजें हैं। निबंध का विकास कहाँ हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल आ गए, आपके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार में आ गए। तो विकास की, लेकिन यहाँ जनक की बात हो रही है बच्चों। तो नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, ये सब भारतेंदु का के समय का शुरुआत है। तो आइए बच्चों, अब हम चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। देखिए आज हमने इतना पढ़ लिया है, 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हल कर लिया है और इधर 6 से 7 क्वेश्चन हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लिया। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें बच्चों। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। जय हिंद बच्चों।